आप सब जानते होंगे गुरु गोविंद सिंह जयंती थी, तब प्रधानमंत्री जी ने आकर के कहा कि मैं देश के किसानों को कृषि बिल की अच्छाइयां समझाने में नाकामयाब रहा, इस वजह से मैं किसानों का ये जो बिल है ये रद्द करता हूं। ठीक है, लेकिन जनाब क्या आपको पता है कि जब कृषि बिल को लेकर के देश में प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो कृपया करके आज मैं जो इस क्वेश्चन में आपको चीजें सिखाने जा रहा हूं ना, उनको लिख लेना, हालांकि कंटेंट में भी मिल जाएंगी आपको, लेकिन बहुत बेहतरीन चीजें सीखने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब किसान का प्रदर्शन चल रहा था ना कृषि कानूनों के ऊपर, तब एक समिति बिठाई थी। उस समिति के अंदर 3 सदस्य थे। उस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट जो है ना वो सार्वजनिक करना शुरू किया है, अपनी जानकारियां निकालना शुरू किया है। पता है आपको क्या जानकर आश्चर्य होगा? आपको जानकर के आश्चर्य होगा मेरे प्यारे साथियों कि जो फार्म बिल थे उनके समर्थन में उस कमेटी ने जब लोगों से समर्थन चेक किया, लोगों की जानकारी निकालना शुरू किया, तो पता चला कि देश के अंदर मैक्सिमम किसान जो था वो कृषि बिलों के समर्थन में था। इसमें कहा गया है कि 61 ऑर्गेनाइजेशंस जो किसानों के पक्ष की बात करते थे, जिसमें 3.3 करोड़ फार्मर शामिल हैं, उन्होंने इस फार्म बिल को सपोर्ट किया था। ये रिपोर्ट जो है कि सुप्रीम कोर्ट को मिली है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय बनाई थी जब प्रोटेस्ट चल रहे थे। आपके पास में ये न्यूज़ है, आप इसे देखें। सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल अपॉइंट किया था ना, उसके अंदर ये बात निकल के आई है कि मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स जो थे वो कृषि बिल के समर्थन में थे कि भाई जो आपने हटाया है वो मत हटाइए, उनको लगे रहने दीजिए। आपको मालूम होना चाहिए भारत सरकार ने 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की थी। किस चीज के लिए? आपको मालूम होना चाहिए कि नवंबर 2021 में भारत सरकार ने 3 कृषि बिल वापस ले लिए थे। कौन कौन से कृषि बिल थे ये मैंने आपके सामने नाम लिख दिए। आप लोग पहले भी इनका नाम काफी बार याद कर चुके हैं, तो फिलहाल मेरा मकसद ना तो इनकी अच्छाई और बुराई याद कराना है और ना ही ये बताना है कि कौन कौन से बिल थे। इतना याद कर लीजिए कि 3 कृषि बिल थे और उन 3 कृषि बिलों को लेकर के ये न्यूज़ पढ़िए, देखिए आपको दिख जाए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। ठीक है ना? इस बिल के अंदर क्या अच्छाइयां थी, क्या बुराइयां थी, ये सब मैंने लिखित में दे दिया है, पढ़ लेना, ये बार-बार मैं नहीं बताऊंगा। जनवरी 2021 में जब कमेटी बनाई गई थी तो उसके अंदर 3 लोग थे। कौन-कौन से थे? इसमें एक थे अशोक गुलाटी, जो कि कृषि अर्थशास्त्री कहे जाते हैं। शेतकारी संगठनों से जुड़े हुए अनिल धनवत और प्रमोद कुमार जोशी, ये 3 लोग इसमें शामिल थे। अशोक गुलाटी, अनिल धनवत और प्रमोद कुमार जोशी। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा समिति बनाई थी। साथियों, इस समिति ने जनवरी में जब बनाई गई थी ना ये समिति, इसने मार्च में ही अपनी सारी जानकारी एक सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी। सीलबंद का मतलब ये होता है कि मैंने जानकारी इकट्ठी करी, उन इकट्ठी की हुई जानकारियों को लीफलेट में डाला, बॉक्स में पैक किया, सुप्रीम कोर्ट को पकड़ा दिया कि ये लीजिए सुप्रीम कोर्ट महोदय, अब आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से निकाल लेना, इनको जब मन करे। रिपोर्ट में जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई वो सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के सामने बाहर नहीं निकाली। सुप्रीम कोर्ट उन जानकारियों को अपने पास रख करके बैठ गया। अशोक गुलाटी, अनिल धनवत और प्रमोद कुमार जोशी के नेतृत्व में बनी जो समिति थी, इसकी रिपोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास छुपा कर रख लिया, यानी कि बचा कर रख लिया। साथियों, इस रिपोर्ट के अंदर ये जो कमेटी है इसने 266 कृषि संगठनों से बातचीत करी, जिनमें किसान जो विद्रोह करने के लिए सड़क पर उतरे हुए थे वो भी शामिल थे। 19,000 रिप्रेजेंटेशंस और 1500 से अधिक ईमेल्स जो है वो इस कमेटी ने प्रॉपर तरीके से रीड किए, अध्ययन किए और उन्होंने 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को अपना लिफाफा पकड़ा दिया। धनवट समिति जो है ना, इन्होंने चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी को 3 बार लिखा कि एक बार के लिए वो जो रिपोर्ट हमने सौंपी है उसे आप पब्लिक में लाइए तो सही कि हमने क्या रिपोर्ट निकाली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहने पर भी वो रिपोर्ट पब्लिक के सामने नहीं निकाली। साथियों, सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है, जब सारा मामला शांत हो गया, चुनाव सब हो गए, जब एक तरह से किसानों के ऊपर या किसानों के विरोध में या समर्थन में नारेबाजी हो सकती थी, अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जब सारा मामला सेटल हो गया है, अब उस रिपोर्ट की बातें बाहर निकालना शुरू किया है और उसमें कहा है कि रिपोर्ट में जो बातें कही गई ये आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए मैंने आपसे जो कहा ना, बहुत बार याद रखिएगा, आप जब यूपीएससी का कोई क्वेश्चन लिखेंगे ना बेटा, तो उसमें बहुत अल्टीमेट सवाल आपसे पूछा जाता है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि कृषि बिल आए थे लेकिन चले गए, अब क्या किया जाए जिससे कि कृषि कानूनों को और अच्छा बनाया जा सकता है। तो आप जो है ना वो अपनी सलाह मत देना। अपनी सलाह मत देना का मतलब ये है कि अपनी तरफ से सजेशन मत टिका देना, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कुछ मत करना। तो फिर क्या करना? जो समितियां होती है ना उनका नाम कोट कर देना कि सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में ये कमेटी बनी थी, ये सरकारी न्यायोचित कमेटियां होती हैं, इनकी रिकमेंडेशंस को आप आंसर में लिखना। तो ये वाला जो पेज है ना जिस पर मैं आपको दिख रहा हूं, ये पेज मेरे हटने के बाद में प्रॉपर तरीके से दिख जाएगा, आप इसे याद कर लेना। इस कमेटी ने क्या कहा? इसने कहा कि फसल खरीद और अन्य विवाद सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। पहली बात तो इस कमेटी ने ये कही, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। साथियों, अगर ये जानकारी पसंद आ रही हो तो प्लीज लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया कि फसल खरीद और जो विवाद सुलझाने के लिए एक अलग से वैकल्पिक व्यवस्था बनाइए, मतलब समझ में आ रहा है, एक ऑप्शनल व्यवस्था क्रिएट करिए। दूसरा, किसान और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट बने, उनके गवाह किसान की ओर से आए, यानी कि कंपनी और किसानों के बीच में कोई एग्रीमेंट की व्यवस्था हो। बाजार में जो वस्तुओं की कीमत है वो कीमत कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से अधिक हो जाए तो इसकी समीक्षा की जानी चाहिए और सरकार की ओर से तय की गई कीमत जो है ना उसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे किसानों को नई कीमत के बारे में जानकारी मिल सके। ये इस समिति ने अपने द्वारा सुझाव दिए थे। साथियों, तबियत बहुत ज्यादा खराब है पर मैं गला खींच के आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप सबका उत्साह इतनी रात को भी बना हुआ है, ये मेरे लिए अपने आप में मोटिवेशन है। इस मोटिवेशन की वजह से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं, ये बहुत ही शानदार चीज है। ठीक है, तो साथियों ये सारी जानकारियां जब निकल के आई तो इन जानकारियों के बाद में एक और बड़ी बात यहां पर निकल करके आई, और वो क्या थी? साथियों, असल में बात ये निकल करके आई कि एमएसपी के मामले में सुधार किया जाना चाहिए। और मैं आपको आज यही एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में रिकमेंडेड सुधार क्या है, जो कि इस कमेटी ने नहीं दिया लेकिन किसानों की मांग है। किसान बराबर जिस चीज को मांगते हैं, स्वामीनाथन आयोग जिस चीज के बारे में बात करता है, वो मैं आपको इस बारे में और पढ़ाने जा रहा हूं। तो कृषि बिल में क्या सुधार हो सकते हैं वो पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको एमएसपी पढ़ाता हूं। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि एमएसपी होता क्या है। देखो ऐसे समझिए, अपन किसान होने के नाम पर जो खेत में फसल उगाते हैं ना, उस फसल का एक न्यूनतम मूल्य तय कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। मान लीजिए कि बच्चों आपके खेत में, जैसे मैं मेरे एग्जांपल लेता हूं, मेरे खेत में मान लीजिए 20 मन गेहूं पैदा हुआ, 25 मन गेहूं पैदा हुआ, 2.5 मन का 1 क्विंटल होता है, मतलब कि मेरे पास मान लीजिए 10 क्विंटल गेहूं पैदा हुआ, 1000 किलो। ठीक है, अब 1000 किलो गेहूं पैदा हुआ, अब मैं इस गेहूं को मंडी में बेचने गया, मुझे अचानक साहूकार कहता है कि आपका 1000 किलो गेहूं जो है मैं तो 10 रुपए किलो खरीदूंगा। मैंने कहा भले आदमी, इसको पैदा करने में तो 15 रुपए किलो का खर्चा आया है यार, अब तुम जो हो वो 10 रुपए किलो खरीदोगे क्यों भाई? तो साहूकार बोलता है कि देख नहीं रहे हो मंडी में इतने सारे ट्रैक्टर आए हुए हैं, मैं तो उनसे खरीद लूंगा, तुमको खरीदना है तो खरीदो नहीं तो घर जाओ। ऐसी स्थिति में सरकार जो है ना वो क्या करती है मेरे प्यारे साथियों, देश भर के अंदर कुल 23 फसलें ऐसी हैं जिनके ऊपर सरकार जो है वो अपने हिसाब से एमएसपी का निर्धारण करती है। कितनी फसलें? ये पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है बेटा, है ना। 23 फसलें ऐसी हैं जिनमें किसान सरकार कहती है कि सुनो, साहूकार अपनी मर्जी से रेट डिसाइड नहीं करेगा, हम डिसाइड करेंगे, इतने में तो खरीदना ही पड़ेगा, मिनिमम इतना तो खरीदना ही पड़ेगा। अब आप पूछेंगे सर एक बात बताओ, मिनिमम कितना होता है? मैंने कहा अभी हाल मैंने क्या बोला, मुझे 15 रुपए किलो पैदा करने में खर्चा आया, अब सरकार कितने में खरीदे? अब मान लो सरकार इसको 15 रुपए में खरीद लेगी तो फिर मैंने किसके लिए पैदा किया? मेरे पास तो कुछ मिला ही नहीं। ऐसी स्थिति में जो कमेटी थी ना, स्वामीनाथन कमेटी, उसने कहा कि इसका 1.5 गुना, देखिए कमेटी ने 2 गुना कहा था लेकिन सरकार जो है उसको 1.5 गुना लेके चलती है कि इसका 1.5 गुना यानी कम से कम 22.5 रुपए तो मिलने चाहिए किसान को।
सरकार ने कहा ठीक है। सरकार के साथ में एक कमेटी होती है जिसका नाम होता है सीएससीपी कमेटी। उस सीएससीपी कमेटी की रिकमेंडेशंस के आधार पर, जिसका नाम होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमएसपी का निर्धारण कौन करता है। तो आंसर है एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस को लेकर के जो कमीशन बना हुआ है ना सीएससीपी, वही निर्धारित करता है कि किस फसल की कितनी कीमत लगाई जाए। ठीक है, तो 23 फसलें ऐसी हैं जिनके ऊपर निर्धारण किया जाता है एमएसपी का। ठीक है, आगे बात सुनिए साहब। अब एक बात बताइए कि सर एक बात बताओ, ये फसलों की कीमत निर्धारित कैसे करते हैं? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या साथियों, फसलों की कीमत निर्धारित की जाती है A2 प्लस FL और C2 फार्मूले से कैलकुलेट होती है एमएसपी। लेकिन किसान चाहता है कि एमएसपी जो है ना वो C2 प्लस FL फार्मूले से कैलकुलेट की जाए। दोबारा सुनिए, किसान क्या चाहता है, ये आंसर में लिख लेना बेटा, बहुतों को समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं समझाऊंगा, आप चिंता मत करो। सरकार तो कहती है कि हम A2 प्लस FL के आधार पर कीमत देंगे, यानी इसके आधार पर हम एमएसपी डिसाइड करेंगे, और किसान कहता है कि सर C2 प्लस FL के आधार पर डिसाइड कर लो। आप पूछेंगे ये क्या होता है, मैं बताता हूं। देखो बेटा क्या है, आज एक आप किसान है मान लीजिए, तो किसान के खेत जब खेती करना जाता है ना किसान, तो बेटा क्या होता है कि उसके घर वाले जो है ना वो भी खेती के अंदर काम करते हैं। किसान का पूरा परिवार लग जाता है उसमें, उनका बेटा बाप माँ सब लोग अपने अपने हिस्से का काम कर रहे होते हैं, यानी कि फैमिली एज ए लेबर काम करती है। तो फैमिली एज ए लेबर काम करती है, तो विचार करिए कि अगर फैमिली ने लेबर की तरह काम किया और वो कहीं और काम करने जाते तो कुछ खर्चा करते हैं, कुछ कमा के लाते, उस कीमत को जोड़ा जाता है जब एमएसपी निकाला जाता है। A2 का मतलब क्या होता है? A2 का मतलब होता है कि जब किसान ने फसल को बोया, उसके बाद से लेकर के जब वो फसल को बेचने गया, इस बीच में उसका जितना भी खर्चा हुआ वो सारा की सारा जोड़ लो। तो जो किसान की फसल के ऊपर खर्चा आया, जो पूरी तरह से आया, और जो फैमिली का लेबर यानी कि उनकी कीमत भी जोड़ ली, उन दोनों को मिलाकर उसका 1.5 टाइम्स जो है ना वो सरकार एमएसपी के रूप में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में देती है। लेकिन किसान क्या चाहता है? किसान चाहता है कि C2 प्लस FL दो। अब आप पूछेंगे कि साहब C2 प्लस FL क्या होता है? ध्यान से समझ में आ रहा है? अगर आ रहा हो तो थम्स अप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं मैं आपको, ये बार-बार सिखाने वाली बात नहीं है। एमएसपी का ये कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं, मैंने लिखित में दिया है, हालांकि ये सब चिंता मत करिए। C2 प्लस FL क्या है जो किसान चाहता है, स्वामीनाथन आयोग जो चाहता है वो क्या है? C2 के अंदर देखिए, इसमें तो क्या था, किसान ने जब से फसल पैदा करी तब से लेकर बेचने तक का जो भी कारनामा था, ये सब लिखित में दिया, मैंने चिंता मत करो, ये सारी बातें मैंने लिखित में दी हैं। C2 प्लस FL क्या है जो किसान चाहता है, और A2 प्लस FL क्या है ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ये क्या है C2 प्लस FL क्या है वो समझ लो। देखो, बीइंग ए किसान, आपको जब फसल आपने बोई और बोने से लेकर के काट कर बेचने गए, तो इसमें जो भी खर्चा हुआ वो आपने A2 में काउंट कर लिया। C2 का मतलब होता है कि किसान जब बीज बोने गया था ना जनाब, तो उसके पास बीज खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तो बोले फिर उस किसान ने बीज के स्थान पर कर्जा लिया था। वो कर्जा लेकर के फसल खरीदने गया था जनाब, बीज खरीदने गया था, उसने लोन लिया था साहब। और तो और सर, वो जो किसान है ना, उसने भाड़े की जमीन किराए पर लेकर के कृषि की थी। यानी कि भारत का हर किसान सक्षम नहीं है, उसके पास जमीन नहीं है कि वो खेती कर ले, वो किसान जमीन किराए पर लेता है। जमीन किराए पर लेता है तब जाकर के, आज जैसे मैं अपनी बताऊं कि हमारी जो खेतीबाड़ी है, उस खेतीबाड़ी को हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो किसी को हमने किराए पर दे रखी है कि भाई तुम कर लो, इसका हमें इसका रेंट दे दो। तो ऐसी स्थिति में जो किसान हमसे काम कर रहा है, हमारा काम कर रहा है, वो जो रेंटेड कमाई है, तो बेचारे उस किसान की तो कीमत खर्च होगी ना जनाब। तो साहब आप उस किसान का ध्यान रखिए। तो बोले चाहते क्या हो? बोले हम चाहते हैं कि उस किसान ने जो कर्जा लिया, जो ब्याज दिया, उस पैसे को भी आप जोड़ो, और जोड़कर उसमें उसकी फैमिली के साथ जो कमाई हुई है वो जोड़िए, और जोड़ करके अल्टीमेटली जो है ना उसका आप 1.5 टाइम दीजिए, तब जाकर एमएसपी का निर्धारण होगा। यदि आपको ये बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है ना, तो वीडियो को इसी बात पे शेयर कर दो, लाइक कर दो, जो मन में आए कर दो, क्योंकि मैंने आपको बहुत अल्टीमेट बात सिखाई है, इसको आप कहीं पर भी काम में ले सकते हैं। एमएसपी बता दिया मैंने, 23 फसलों पर होता है, सीएससीपी इसका निर्धारण करता है, कौन से फार्मूले से होता है, तो मैंने C2 प्लस FL इंटू 50% यानी 1.5 गुना समझा दिया है, और मैंने आपको A2 प्लस FL का भी मतलब समझा दिया है। किसान क्या चाहता है? किसान चाहता है C2 प्लस FL हो जाए, यानी कि उसकी जितनी भी कॉस्ट आई है ना वो सारी जुड़ जाए। उम्मीद है आप लोगों को ये बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर ये आ गई हो तो बढ़िया, आनंद आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए मैं अपनी तरफ से आपका आरएनए कंटिन्यू लेने की कोशिश कर रहा हूं, आप सब भी पेशेंस बना के रखें। कभी बाई चांस अगर आपका आरएनए ना हो पाए तो परेशान मत होना, क्योंकि मैं भी मेरी अपनी निजी व्यस्तताओं में कहीं ना कहीं ऐसा फंस जाता हूं कभी कभार, तो उस वजह से अपनी नाराजगी को बचा के रखना। दिल से मैं पूरा आप ही की तरह आरएनए से बना हूं, डीएनए से बना हुआ नहीं, ठीक है ना? चिंता ना करिए, अपना आरएनए जो है ना वो बिल्कुल मतलब एकदम दिमाग लगाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब एक और ज्योग्राफी का सवाल करते हैं, बहुत अल्टीमेट वाला।